हुई हैं। जैसे उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है छोटी छोटी चीज़ें कि जिसके बेस के ऊपर एचओडी ने, जो उसके डिपार्टमेंट की एचओडी है, उसने किस तरीके से उसको हरास किया। इवन के एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसको अपना कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट कराने के लिए अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना पड़ता है कि जो बंदा आपके साथ 17-18 साल सर्विस कर रहा है, आप उसको पर्सनली जानते हो, आप उसकी फैमिली को पर्सनली जानते हो, लेकिन फिर भी आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है शो करना पड़ता है। फिर आप जानबूझ के उसको नीचा दिखाने के लिए आप उसको एक पेपर के गिलास में चाय देते हो। बाकी स्टाफ को अलग से, कोई भी फंक्शन करते हो आप, उनको बैठने के लिए उसकी चेयर नहीं है। जबकि जो उनके स्कॉलर्स हैं, जो एक प्रोफेसर होता है वो अपने स्कॉलर के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएशन में होता है, जिसको वो दिन रात टच करते हैं। कई बच्चे उनके साथ हाथ से पीएचडी करके निकले हुए हैं। पिछले 18 साल में किसी भी के बच्चे ने उनके ऊपर कोई एलिगेशन सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं लगाया। तो क्या हुआ, इतने दिनों में ऐसा क्या हो गया? कंप्लेंट और का उसका एविडेंस एनालाइज किया और 7वें दिन उसके हाथ में सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो पकड़ा दिया गया जी, बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? जल्दबाजी क्या थी? जल्दी सिर्फ इस बात की असैसिनेशन करके उनको रास्ते से, ताकि उसको सस्पेंड कर दिया गया कि वो डिपार्टमेंट में नहीं आए, ताकि उनकी जगह किसी दूसरे बंदे को एचओडी बनाया जा सके जो कि सिटिंग एचओडी के फेवर में हो, जो सिटिंग एचओडी का चेला हो, जहाँ उसका मानने वाला हो, जहाँ जिसके साथ उसका नेक्सस हो, ताकि इनकी गलतियां की हुई बाहर ना निकले। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़ी गंदी राजनीति है वहाँ, और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें जो चलते हैं, वो बहुत एक लगता नहीं है मुझे कि पढ़े लिखे लोग ऐसे इस लेवल पे साजिशें करते होंगे जितना जो कि यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट से कहा कि मुझे डिसमिस कर देते, मुझे बोलते मैं रिज़ाइन कर देता, लेकिन कम से कम मेरा करैक्टर असैसिनेशन नहीं करते जी। और ये झूठी कंप्लेंट्स बना के मुझे रोकने के लिए, झूठी कंप्लेंट्स बना के इन्होंने ऐसा किया है, तो मुझे ये जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। इसमें फ्री एंड फेयर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो पहला जो एचओडी है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसको सस्पेंड करना चाहिए जी, और उसको डिपार्टमेंट नहीं आने देना चाहिए तब तक जब तक ये इंक्वायरी फेयरली नहीं हो जाती। और कैश कमेटी का सारा रिकॉर्ड जो है वो इमीडिएटली सीज करना चाहिए, उसको इमीडिएटली प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो कोई एविडेंस फैब्रिकेट ना कर लें। और तीसरा जो रजिस्ट्रार जुडिशल है, जो रजिस्ट्रार है, वो रजिस्ट्रार को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, जिसने अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अपनी पावर को अब्यूज़ करके इमीडिएटली आर्डर पास करके उनको सस्पेंड कर दिया। ये 3-4 जो लोग हैं, ये जो कमेटी है और उसके साथ एचओडी है, जो रजिस्ट्रार है, और साथ में स्टूडेंट्स। द सिस्टम फाइल्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आश्वासन। हाल ही में जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, उसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम चंद्रशेखर है, जो 2004 के करीब इस यूनिवर्सिटी में आए थे और लगभग 18 साल उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अपने दिए। ऐसा क्या हुआ कि उनकी आत्महत्या की घटना जो है वो सामने आई? इसी को अब विभिन्न प्रकार के रंग दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है ये हत्या है, कोई कहता है कि हत्या के लिए उनको उकसाया गया है। इसी सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज पवन कुंडल, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो हैं, और इनके कुछ साथी और भी हैं इसी विषय पे बात करने के लिए। पवन जी, स्वागत है आपका द सिस्टम फाइल्स में। शुक्रिया अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए, आपका शुक्रिया। पवन जी को कि एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक नॉर्मल इंसान अगर इस तरीके से कोई घटना को अंजाम देता है, आत्महत्या कर लेता है, वो समझ आता है।
एक एसोसिएट प्रोफेसर, और वो भी साइकोलॉजी के, जो दूसरों को साइकोलॉजी के लिए बताते थे, ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? अविनाश जी, मुझे भी उनसे मिलने का बहुत बार टाइम मिला है जी। और मेरी काफ़ी बार उनके साथ फ़ोन पे भी बात हुई है जी। और काफ़ी बार मैं उनसे डिपार्टमेंट में भी जाके इन पर्सनल मिला हूँ उनसे। और ख़ासकर कोरोना टाइम में भी वो जो स्पीचेस लेक्चर्स देते थे सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हम सब उसको सुनते थे और क्वेरीज वगैरह भी उनसे पूछते थे। जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जी। लेकिन उनके साथ कुछ लोगों ने, जो जातिवादी सोच के लोग हैं, जी। जो कास्टिस्ट लोग हैं, उन्होंने एक साजिश करके उसको डिस्क्रिमिनेट किया उसके साथ। और डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे चली गई कि उनका हर लेवल पर, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे, जैसे उनको चाय देना तो बाकी वालों को दूसरे गिलासों में देना और उनको डिस्पोजल गिलास में, कप में देना। जैसे अगर 10 चेयरें लगाई हैं तो 10 बंदे बैठे हैं, लेकिन उनके लिए चेयर नहीं थी, जबकि वो सेकंड सीनियर मोस्ट जो एसोसिएट प्रोफेसर थे। और जैसे कि आप जानते भी होंगे कि वो इस 30 सितंबर को डिपार्टमेंट में एचओडी बनने वाले थे। जी। पिछले 18 साल का उनका करियर था एज एसोसिएट प्रोफेसर। 18 साल के उनके पूरे करियर में उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने किसी को हरास किया हो, उन्होंने किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो। एक सोची समझी चाल के तहत कि इसको, ये बाहर से है, ये शेड्यूल कास्ट है, इसको एचओडी नहीं बनने देना है, इस चाल के तहत उसके ऊपर बच्चों को उकसा के, बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के एक झूठी कंप्लेंट उनके ऊपर करवाई गई। 23-24 बच्चों ने कंप्लेंट फाइल की है उनके खिलाफ, जिसमें मेल भी हैं। जी। और क्या मेल को वो सेक्सुअली कैसे अब्यूज़ कर सकते हैं? और वो कोई इतने बच्चे नहीं हैं। जो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट आता है वो कम से कम भी 21, 22, 23 साल का बच्चा होता है, जिसको पूरी मैच्योरिटी होती है, जिसको पूरा नॉलेज होता है कि, और वो इतना दबता नहीं है। वो स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, तो इतना आसानी से वो दबते नहीं हैं। तो ऐसा ये एक साजिश लगती है कि उसको नहीं बनने देना था इन्होंने एचओडी, और उस साजिश के तहत उनके ऊपर झूठी कंप्लेंट्स फाइल करवाई गई। और फाइल करवाने के बाद, जैसे कि फर्स्ट को कंप्लेंट फाइल हुई। जी। प्रोसीजर क्या है, मेरे पास, मेरे हाथ में ये रूल्स हैं, जो कैश कमेटी के रूल्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। जी। इस मेरे हाथ में रूल हैं, इसमें प्रोवाइडेड है कि जब एक कंप्लेंट आती है, जी, तो एक कमेटी होती है जिसको कंप्लेंट मॉनिटरिंग कमेटी कहा गया है। ओके। वो कंप्लेंट उस कमेटी के पास जाएगी, वो उसको मॉनिटर करेगी, वो कंप्लेनेंट को भी सुनेगी और जिसके ऊपर एलिगेशन है उनकी बात भी सुनेगी। उसके पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को एनालाइज करेंगे और हो सकता है तो आपस में उनकी आमने सामने बैठा के बात भी करवाएंगे कि ताकि रियल कंट्रोवर्सी जो है उस तक पहुंचा जाए कि अक्सर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। अब ये एक मैटर बीच में था स्टूडेंट्स और एक टीचिंग एकेडमिशियन के खिलाफ बीच में। तो इस सिचुएशंस में स्टूडेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कैश कमेटी का एक हिस्सा है। जब कैश कमेटी के अंदर जो एक कंप्लेंट मॉनिटरिंग कमेटी है, जब इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई इसमें कोई एलिगेशन है, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन को सौंपते हैं।
चेयरमैन उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर एक और कमेटी फ्रेम करते हैं जिसको इंक्वायरी कमेटी बोला गया है। जी। इंक्वायरी कमेटी जो है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हम दोनों पक्षों को सुन के जी। उनके सारे एविडेंस देख के उनको अपने अपने गवाह का स्टेटमेंट करवाने का और जो दूसरे के गवाह पेश हुए हैं उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का भी मौका प्रोवाइड करती है। जी। इसमें रूल्स में प्रोवाइडेड है कि उनको जो हर आदमी कंप्लेनेंट जो है वो रिस्पोंडेंट के जो विटनेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और रिस्पोंडेंट जो है वो कंप्लेनेंट के गवाहों को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ये रूल्स में प्रोवाइडेड है। लेकिन इस केस में उसको सुना ही नहीं गया। फर्स्ट को कंप्लेंट फाइल हुई जी। फर्स्ट को कंप्लेंट फाइल होने के बाद आपको जैसे जानते हो कि 5 ऑफ सितंबर को टीचर्स डे था जी। वो सारा दिन सेलिब्रेशन में निकल गया जी। और उसी दिन फाउंडेशन डे भी था और फाउंडेशन डे पे भी सेलिब्रेशन थे, उन फंक्शन में निकल गया। बीच में सैटरडे और संडे 2 छुट्टियां थी तो 7 में से ये 3 दिन निकालो, पिछले बजते हैं 4। और जिस दिन कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के बाद कब इन्होंने कंप्लेनेंट को बुलाया, कब उनकी मॉनिटर की कंप्लेंट और कब उसका एविडेंस एनालाइज किया, 4 दिन में ही आपने इसको सस्पेंड कर दिया। तो इतना प्रोसीजर जो इसमें बताया, ये जो रूल्स हैं ये कम से कम 20-22 पेज के रूल हैं जी। इनको पढ़ने के लिए भी आपको कम से कम भी 3-4 घंटे का टाइम लगता है कि ये पढ़ने के लिए, समझ के अगर पढ़ना हो तो ऐसा क्या किया इन्होंने कि फटाफट जाके 23-24 कंप्लेंट्स को और उनके स्पोर्ट में जो उनके विटनेसेस थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कितना टाइम लगता है। और एक विटनेस की स्टेटमेंट जैसे हम कोर्ट में करवाते हैं तो एक विटनेस की स्टेटमेंट में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। और इन 4 दिनों में इन्होंने अपना ऑफिशियल वर्क भी किया होगा, उन्होंने मीटिंग भी कॉल की होगी। मीटिंग कॉल करने के लिए 24 घंटे का आपने नोटिस देना है, इसमें प्रोवाइड। जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहिए। और ये सारा कुछ करने के बाद जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया, क्या आपको लगता है कि उनकी कोई फॉल्ट नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया? क्या ऐसा लीगली आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है आज के वक्त में? देखो, कानून में है कि जब एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है जी किसी काम को करने के का, तो वो चीज़ें उस प्रोसीजर के मुताबिक होनी चाहिए जी, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन उस प्रोसीजर को उन्होंने जानबूझ के फॉलो नहीं किया ताकि उनको जल्दी थी कि ये ऐसा ना हो कि ये बंदा HOD बन जाए, थोड़े दिनों के बाद HOD बन जाए तो किसी न किसी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, इसको ह्यूमिलेट और हरास मेंटली जो है वो इतना कमज़ोर कर दिया गया उस हरासमेंट में कि आपने उसकी एक करैक्टर असैसिनेशन कर दी जी। और बड़े से बड़ा आदमी जिसके ऊपर आप फॉल्स एलिगेशन लगाओगे वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि यार मैंने कोई काम भी नहीं किया, ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। चाहेंगे कि 2022 चल रहा है और आज के इस पढ़े लिखे युग में कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक स्पेशली किसी एक पर्सनली बंदे को जात बात के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाए या डिस्क्रिमिनेट किया जाए? एक अनपढ़ बंदे को जब हम करते हैं तो समझ आता है, एक पढ़े लिखे एसोसिएट प्रोफेसर के साथ इस तरीके का व्यवहार होता रहा और ये चीज़ जो थी बाहर नहीं आई और ये उनकी मौत के बाद ये चीज़ बाहर आती है। कई बार क्या होता है कि आदमी इग्नोर करता है छोटी छोटी चीज़ों को कि आगे आने वाले टाइम में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आदमी जानबूझ के डिस्क्रिमिनेशंस करता है, जो अत्याचार करता है, उसको लगता है कि ये मैं करता हूँ और ये बंदा आगे से बोलता नहीं, ये कमज़ोर आदमी है, इसको जितना आप दबा सकते हो दबा लो जी। तो वो इसको इग्नोर करते गए, लेकिन वो उसको एलिगेशन पे एलिगेशन लगा के 23-24 कंप्लेंट्स उसके ऊपर जो है फाइल करवा दी। तो उसको दबाने का, जो हरास करने का, ह्यूमिलेट करने का उन्होंने काम किया। अब सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो कैश कमेटी के पास है जी, जहाँ रजिस्ट्रार के पास है जी। इसमें 3-4 लोग जो हैं उनका जो रोल है वो बहुत ही शक के दायरे में है। एक तो HOD जो डिपार्टमेंट की है
जी। और दूसरा जो कैश कमेटी है वो सारी की सारी कैश कमेटी का जो रोल है वो शक के घेरे में है। और तीसरा जो रजिस्ट्रार है जिसको कैश कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और उसको अपना माइंड अप्लाई करना है जी। उसने उस पूरे रिकॉर्ड को फिर से एनालाइज करना है जी। कि क्या जो कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशन की है जो इसमें मटेरियल है क्या उसके मुताबिक ये ऑर्डर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जो रजिस्ट्रार है ही इज़ नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कमेटी, ही हैज़ टू अप्लाई हिज ओन माइंड, फ्री माइंड। और उस फ्री माइंड को करने के लिए पूरे एविडेंस को उसने खुद पढ़ना है, एनालाइज करना है। लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, जल्दबाजी में सारा कुछ किया, फटाफट उन्होंने ऑर्डर पास करने की कोशिश की। कहीं वो दिन ना आ जाए कि जिस दिन वो एचओडी बन जाए, इसको आज कैसे रास्ते से हटाना है। स्टूडेंट्स, ये सभी जो लोग हैं ये आज की डेट में शक के घेरे में हैं। अगर फ्री और फेयर जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है या इंक्वायरी करवानी है, एक तो होती है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, दूसरा है जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उस मैटर का, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन। जो इंक्वायरी जो है डिपार्टमेंट मैटर के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी को इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट किया जाना चाहिए। कुछ लोगों की ये भी डिमांड है कि इस मसले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल, मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ और मैं भी इसमें रिक्वेस्ट करता हूँ। हम सब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अम्बेडकराइट एडवोकेट्स एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हैं। आज हमने यहाँ मीटिंग की है। इस मीटिंग में हमने जो सारे तथ्यों पे चर्चा की है, चर्चा करने के बाद हमारे सभी साथियों का एक मत में, एक आवाज़ में ये एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एलजी जो है वो चांसलर है यूनिवर्सिटी का, को इमीडिएटली इन सबको सस्पेंड किया जाए जिनका मैंने पीछे नाम लिया है, और मैटर सीबीआई को रेफ़र किया जाए। इमीडिएटली पुलिस को बोला जाए कि एफआईआर रजिस्टर करके अंडर SC/ST एक्ट और जो दूसरे इसमें प्रोविजंस लगते हैं उनके अंडर एफआईआर लगा के इसको एक अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर बाय ऑनेस्ट ऑफिसर्स एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो जाती, इन सब को यूनिवर्सिटी में से मेन एंट्री नहीं होनी चाहिए। इनकी एंट्री जो है इनके डिपार्टमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो ये थे पवन कुंडल जी जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और इन्होंने विस्तार में बताया कि किन किन परेशानियों का आखिरकार एसोसिएट प्रोफेसर जो चंद्रशेखर थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और विस्तार में इन्होंने बताया कि इनकी जो ये एक यूथ विंग है ये क्या डिमांड करता है। तो ये सोचने लायक है कि 18 साल तक जिस शख्स ने आराम से अपनी नौकरी की और बहुत ही अच्छी सर्विसेज जो थी वो यूनिवर्सिटी के लिए दी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उस शख्स के ऊपर एकदम से एक संगीन आरोप जो है वो लगा दिए जाते हैं, और बड़ी जल्दी ही उन आरोपों को लगाने के बाद ही उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो कहीं ना कहीं अभी अपनी प्रमोशन पे थे और कुछ लोगों का षड्यंत्र हो सकता है जिस वजह से उनको उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए। फिलहाल ये सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें द सिस्टम फाइल्स के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।